ओके फाइन। हमने बुक का पीडीएफ आप लोग के ग्रुप में भेज दिया है, उसमें तीनों कंबाइंड है ना। आज अब उस बुक को शुरू करते हैं हम लोग। तो दो बुक से हम कोरिलेट कर रहे हैं, एक जो एक मटेरियल है जो हम पढ़ाते हैं और एक अभी का है। ठीक है, खैर इसमें थोड़ा सा हम एक सवाल पूछना चाह रहे हैं आप सभी क्लास से कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अभी मेरे स्क्रीन पे अमीशा चतुर्वेदी दिख रही हैं और ईशांत है और मिहिर कुमार झा का वीडियो ऑफ है। खैर, तो ईशांत आप बता सकते हैं हमको कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, ईशांत। सर हम्म टाइप 1 एरर हुआ मतलब स्टार्टिंग में जो मतलब आप सर एग्जांपल दिए थे इसका बॉक्स का कि मतलब अगर कोई पैकेजिंग हो रहा है तो उसमें अगर सर स्टार्टिंग में कुछ एरर है और टाइप 2 एरर सर हो गया कि मतलब बहुत मेजर एरर हो गया। नहीं, उसमें बस थोड़ा ही सा फर्क है। एक्टिविटी इंटेंसिटी ऑफ एक्टिविटी सेम है, डिग्री ऑफ एक्टिविटी। बस जो सैंपल सेलेक्ट करते हैं ना, सैंपल सेलेक्ट करके सैंपल और उसके बाद उसको पूरा पॉपुलेशन पे लागू करते हैं कि ये बेहतर है या नहीं बेहतर है। तो सैंपल जो हमने सेलेक्ट किया वो अच्छा था और बाकी नहीं, सैंपल जो सेलेक्ट किया वो खराब था। ठीक है, तो खराब सैंपल को जब देवराज सिंह ने टेस्टिंग किया, ठीक है, तो उसने बोला कि खराब है। तो खराब सैंपल की बुनियाद पे जो रिपोर्ट निकला खराब था, उससे पूरा लॉट साइज रिजेक्ट हो गया। ये टाइप 1 एरर होता है। अगर पूरा सही जगह से सैंपल ले लेते तो वैसा रिजेक्शन नहीं होता। और टाइप 2 एरर होता है कि अच्छे सैंपल कलेक्ट हो गया और नीचे में गड़बड़ सैंपल था। हाँ, फिर से बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? अच्छा, अब सेकंड केस जो टाइप 2 एरर है, जिसको बहुत फैटल बोलते हैं, कि अच्छे सैंपल सेलेक्ट हुआ, वो उसका रिपोर्ट अच्छा आ गया, उसके बेसिस पे खराब सैंपल एक्सेप्ट भी हो गया। ठीक है, तो रैंडम सैंपलिंग जो होता है ना, कि अगर सही सब जगह से अगर हम सैंपल सेलेक्ट करते, ठीक है, तो फिर सही रिपोर्ट आ जाता है ना, क्योंकि सैंपल हैपेंस टू बी द स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो जितना स्कैटर्ड सैंपलिंग करते हम, यहां से भी उठाते, यहां से भी रेगुलर इंटरवल पे, तो फिर मेरा रिपोर्ट बेहतर आता। ठीक है, तो ये एरर है। ठीक है, ये एक बात हो गई, टाइप 1 और टाइप 2 एरर हो गया। और एक आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, डेविएशन का जो कंसेप्ट है, एक सर्टेन लेवल तक हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज सिंस मैन बिहाइंड द मशीन, इंसान उस काम को कर रहे हैं। तो अब है कि एरर होने की गुंजाइश है ही है। तो एरर का, जैसे मान लीजिए देवराज सिंह आते हैं आपका क्लास में, हम बोला कि भैया 9 बजे आ जाना। अब भाई साहब टहलते घूमते आ रहे हैं 9:30 बजे। ठीक है, हमने बोला कि 15 मिनट का हम डेविएशन देंगे, 9:15 तक चले आना। 9:15 तक एक्सेप्टेंस है डेविएशन में। अब मान लीजिए 9:20 में आ रहे हैं तो फिर एक्सेप्टेंस नहीं होता है। उसी तरह हर मामले में है कि जो भी प्रोसेस हो रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें एक सर्टेन लेवल ऑफ डेविएशन है, लेकिन डेविएशन से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर प्रोडक्शन ऑपरेशन में बात करें तो बहुत सारी चीज है जहां 0% डेविएशन है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि देवराज सिंह है ना, मिहिर कुमार झा है, बलरामपुर में है, ये बना रहे हैं साबुन तेल मसाला। ठीक है, जूता चप्पल बना रहे हैं, टीवी फ्रिज ऐसी बना रहे हैं। एक आध दो ठो खराब हो गया, चलो चलेगा। मतलब 100 बनाना था, 100 में 98 ठीक बना, 2 ठो खराब आ गया, चलिए चलेगा। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि जो वैल्यू और यूटिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कि मेडिकल इक्विपमेंट्स है, अभी जो कि ये माहौल जो चल रहा है, तो उसमें जितना भी जो मशीन है वो तो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। ऐसा नहीं ना कि परसेंटेज खराब हो जाए, तो उसमें डेविएशन की गुंजाइश अब कम है बाबू। तो अभी जो मामला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन रिपीटिंग माय गोल्डन वर्ड्स, 1980 2030 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड 2030 to 2080 नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो इंजीनियरिंग एंड ऑल। तो उसमें अब डेविएशन मतलब एकदम 0% होना चाहिए, मतलब परफेक्ट टू द पावर परफेक्ट। ठीक है, क्लियर है सब एवरीबॉडी? नीरज क्लियर है? नीरज क्लियर है? यस सर, यस सर। अच्छा, ये तुम्हारा बाल इतना ऐसे एकदम खड़ा कैसे हो गया? करंट लग गया क्या? नहीं सर। ओह अच्छा, ठीक है। हुस्न मुआब, हुस्न मुआब। यस सर। हाँ, तुमको अपने नाम का मतलब पता है? हुस्न का मतलब पता है क्या होता है? ब्यूटी। अब ब्यूटी का मतलब होता है बाबू परफेक्ट। और ब्यूटी को कैसे डिफाइन करते हैं? जो क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, जैसे जो चेहरा है ना, ब्यूटी का जो
पैरामीटर है कि जैसे ये चेहरा है मेरा, तो हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कीजिए, ठीक है, और हाफ पार्ट जो इधर और आधा इधर, ये दोनों अगर परफेक्टली बैलेंस है, ठीक है, जितना डायमेंशन इधर है राइट हैंड साइड और जितना डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द ब्यूटी, मतलब परफेक्ट टू द पावर परफेक्ट। अब अगर मान लो कि हाफ साइड तुम्हारा ठीक है, हाफ साइड टेढ़ा है, तो बस तुम्हारा डेविएशन हो गया, तुम्हारा नाम ही है एकदम इतना बेहतरीन, तो इसका मतलब है कि तुम ऑपरेशन मैनेजमेंट तुमको बेहतर करना चाहिए। हुस्न का मतलब परफेक्शन होता है, ब्यूटी का मतलब परफेक्शन होता है। क्लियर है? आपके काम में ब्यूटी होनी चाहिए, आपके हर अंदाज में ब्यूटी होना चाहिए। सर चलिए, बाकी सबका कैमरा ऑफ है। हाँ दीक्षा, में आई हेल्प यू? आकांक्षा, आकाश, रोशन, ठीक है। सुप्रिया कर्ण फिर से ऑफ हो गई, ठीक है, ठीक है। तुमको तुम्हारा वाइवा जब लेंगे ना सुप्रिया, तब तुमको बताएंगे हम। तुमसे इतना कड़ा कड़ा सवाल पूछेंगे, ठीक है। खैर चलिए, अब इसमें आ जाते हैं। इस बुक में आपका तीनों बुक कंबाइंड है, आपका ऑपरेशन रिसर्च एंड लॉजिस्टिक एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट चैप्टर्स, कंटेंट आप देख लीजिए ये सब, ठीक है। तो अभी हम आपको प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं 1 to 8 चैप्टर, उसके बाद फिर लॉजिस्टिक को शुरू करेंगे 1 to 3, ठीक है। और ऑपरेशन रिसर्च आई थिंक ये भावना मैम कवर करेंगे। चलिए चलिए, एक आदमी सुप्रिया पढ़िए, सुप्रिया कर्ण पढ़िए। तो अब हम लोग शुरू करते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑल। सुप्रिया कर्ण। यस सर। हाँ यस सर नहीं, पढ़िए। सर एक मिनट। एक मिनट, ठीक है, 1 मिनट लीजिए। इंट्रोडक्शन। Introduction. The unit introduced the concept of production and operation management. It also explained the objectives and functions of production and operation management. This unit also highlights the difference between the production and operation management. Concept of production and operation management. According to J.K. Sam Shim. and Joel Sim and Joel G. Siegel. Production and operation management is the management of all activities directly related to the production of goods and services. Production and operation management involve a set of activities performed to manage the production and operation management involve a set of activities performed to manage the available resources in efficient manner in order to convert inputs into desired outputs. The scope of production management is not limited only to the manufacturing industry, but also extend to a service industry as well. Therefore, the term production management is now widely popular as a operation management. Production and operation management is a vast and the most crucial area in functioning of an organization. The three most important functions ये बात in organization are ये बात तो क्लियर हो गई ना कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट, पहले सब्जेक्ट का नाम प्रोडक्शन मैनेजमेंट था, लेकिन अब ये ऑपरेशन मैनेजमेंट इसलिए तब्दील कर दिया गया है क्योंकि सर्विस जो इंडस्ट्री है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व हुआ और सर्विस हैज प्लेड इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। इसलिए अब इसको ऑपरेशन मैनेजमेंट में तब्दील किया गया है। तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, ऑपरेशन मतलब बैंक का ऑपरेशन है, हॉस्पिटल का ऑपरेशन है। अभी तो मामला जो है, अभी मौजूदा वक्त चल रहा है, उसमें है कि भाई आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट आपका हॉस्पिटल में जितना बेहतर होगा, ठीक है, तो फिर रिजल्ट बेहतर आएगा। क्योंकि फिलहाल अभी ऑपरेशन मैनेजमेंट हॉस्पिटल्स का बहुत बेहतर नहीं पाया जा रहा है, इसलिए कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, जो आप लोग हमसे बेहतर जान रहे होंगे। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, you know, conversion of input into output
सॉरी, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है, और उसमें यूटिलिटी और वैल्यू होना चाहिए। और एग्जांपल आप ले लीजिए हॉस्पिटल का, बहुत जगह मामला बेहतर नहीं है, इसलिए ऑपरेशन मैनेजमेंट बेहतर नहीं है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट जितना भी जो इनपुट है उसका प्रोक्योरमेंट ठीक से नहीं हो रहा है, वो सबसे सही से होता तो फिर इतना कैजुअलिटी नहीं होता। खैर आगे पढ़िए। The three most important functions in organization are finance, production and operations, marketing and sales. In any organization, production and operations are the core area of activity. Finance as a function is responsible to make available required financial resources for complete business cycle. And marketing and sales are responsible to create the demand to sell the products or services of the organization. Operation management helps the efficiently manage the production or operations in an organization. This efficiency refers to achieving the desired value addition to the input while converting it to an acceptable quality output with required functional specifications within the stipulated time frame while maintaining a fixable देखिए manufacturing एक cost. दो वर्ड आया। मेरी आवाज पूरी क्लियर आ रही है क्लास? मेरी आवाज पूरी क्लियर आ रही है? यस सर। हाँ, दो वर्ड सुप्रिया ने पढ़ा, दो वर्ड, एक है डिजायर्ड और एक है स्टिपुलेटेड, है ना। तो डिजायर्ड और स्टिपुलेटेड का जो परफेक्ट एग्जांपल रहेगा अभी के फिलहाल मौजूदा वक्त में, कि जो भी दवा है, ठीक है, वो ठीक से बननी चाहिए, कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, ठीक है, तभी वो दवा फायदा करेगी, नहीं तो दवा नुकसान भी कर सकती है या वो एग्जैक्ट फायदा नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। आपका जितना भी जो इक्विपमेंट्स है रिलेटेड, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसका बेहतर बनना बहुत जरूरी है। हमने शुरू क्लास किया था डेविएशन से कि भाई 5% डेविएशन, 1% डेविएशन मतलब चलेगा, लेकिन कुछ कुछ मामले में डेविएशन जो है उसको 0% होना पड़ेगा। मतलब कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, जो आपका वेंटिलेटर जो मशीन है, उसको इस तरह से बनना पड़ेगा कि इट हैज टू बी परफेक्ट टू द पावर परफेक्ट, तभी वो बेहतर सर्विस और इलाज कर पाएगा पेशेंट का, ठीक है। तो अब जो मामला है कि कुछ चीजों में डेविएशन जो है वो 0% का है बाबू, ये ख्याल रहे आपको। और अब आने वाले वक्त में हर चीज में डेविएशन जो है वो कम होता चला जाएगा, और कम होते होते कहिए कि हर चीज एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। वाई रीजन? क्योंकि सर्विस जो आप दे रहे हैं लोगों को, अब सर्विस जो है ना वो उनका अधिकार है, सर्विस जो है वो उनका अधिकार हो चुका है, राइट। क्यों अधिकार हो चुका है? क्योंकि अब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, लोग टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, एवरीथिंग, बहुत सारा मामला बदल चुका है, ठीक है। तो अब है कि सर्विस उनका अधिकार है, और उसमें अगर ठीक से सर्विस नहीं मिलेगी तो फिर ये मामला है कि वो आप पे मुकदमा भी कर सकते हैं, वो आप पे केस भी कर सकते हैं, एंड यू हैव टू पे अ ह्यूज पेनल्टी, ठीक है। और दूसरा वर्ड है डिजायर्ड, जो हुआ कि उनका जो पैमाना है या कहीं समय का जो ये है वक्त जो है, उसका जो पैरामीटर्स है, उसके हिसाब से आपको सर्विस देना ही पड़ेगा, इसको उसके हिसाब से आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और सेकंड थिंग लिखा हुआ स्टिपुलेटेड। स्टिपुलेटेड का मतलब क्या हुआ? कोई आदमी बताइए हमको। अनुग्रह नारायण हमको स्टिपुलेटेड शब्द का मायने बताइए। स्टिपुलेटेड सर ये रिएक्शन हो जाता है किसी भी प्रति, मतलब किसी भी रिएक्शन को हम लोग सर स्टिपुलेटेड कहते हैं, मतलब इसके प्रति ऐसा ही रिएक्शन होगा कोई वर्ड के प्रति उसको सर। यार तुम थोड़ा इतना तो पहले समझाया ना, स्टिपुलेटेड का मतलब स्टिपुलेटेड नॉर्म्स। कोई और आदमी बोलिए, कोई और आदमी बोलिए। लिमिटेड थोड़ी होगा यार सर, फिक्स करना सर। जो भी एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, उसी हिसाब से ना आप काम करके दीजिएगा। जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसी हिसाब से ना काम करके दीजिएगा। तो उसमें सबसे बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं आपका टेलर का, दर्जी, और आप है जो शर्ट आपने सिलवाया, तो जो नाप है वो ना स्टिपुलेटेड नॉर्म्स हुआ,
उसके बाद हम अब दूसरा एग्जांपल हम देते हैं आपको हमेशा, इन्फोसिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सॉफ्टवेयर। तो अब समझिए स्टिपुलेटेड नॉर्म समय का, और अब जो अभी जो हॉस्पिटल और इक्विपमेंट्स का बात चल रहा है, तो दैट इज की ऑन द राइट टाइम एट द राइट कॉस्ट। सही वक्त पे एग्रीमेंट ये हुआ है कि आप हमको इतने दिन के बाद इस दिन को इस रकम में, इस अमाउंट में आप हमको सर्विस देंगे। यही हुआ ना? समझ में आ रही है बात? हेलो क्लास। यस सर। यस सर। तो अभी जैसे जो भी दवा का जो मामला चल रहा है, तो दवा का जो मामला, खास के वो जो आपका दवा है ये रेमडेसिविर जो इंजेक्शन चल रहा है, तो स्टिपुलेटेड नॉर्म्स तो फॉलो नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन का भी नहीं हो रहा है, ठीक है, जबकि उसको सही वक्त पे सही दाम पे आपको उसको अवेलेबल कराना था। दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्टिपुलेटेड का मतलब समझिए कि सही टाइम पे सही कॉस्ट में आप उसको अवेलेबल कराइए, ठीक है। जैसे कि आप रोशन गया टेलर के पास, ये शर्ट है, ये कपड़ा है शर्ट का, ये नाप ले लीजिए। उसने दर्जी ने बोला कि भाई हम आपको 10 दिन के बाद आपको शर्ट दे देंगे इस नाप का सिल करके, तो उस तारीख को वो देगा ना, उस डेट को रोशन तो जाएगा दर्जी के पास शर्ट लेने के लिए, है ना? यस सर। हाँ, तो अब है कि जो वक्त दिन है तब ना यूटिलिटी होगा। तो जो भी आपका मामला है, सर्विस का है, ऑपरेशन का है, सब चीज है कि सही टाइम पे सिलेंडर, सही टाइम पे दवा, यही हुआ स्टिपुलेटेड नॉर्म्स का। खैर आगे पढ़िए, आगे पढ़िए सुप्रिया। Yes, sir. The value addition to an input can be done in one or the several ways to maintain below. Alteration. This term refers to the transformation of the state of an input. This transformation can be a physical change in input to produce the tangible goods, such as transforming a sheet of steel into automobile components. ठीक है, Components. Transportation. The term transportation refers to the physical movement of entities from one location to another. This entity is transported to the location where it is needed the most, keeping in mind the objectives of the organization, such as moving finished goods from stores to the consumer. Storage. The term storage refers to preserving an entity in a protected environment. This is done to make the entity available for use at a required time, such as storing food, grains, vegetables, in a cold storage. Inspection. The term inspection refers to the verification and confirmation towards the requirements from an entity. This is done with the purpose of using the entity in a most effective manner, such as inspecting the physical properties of a steel sheet before converting it into a component. The tactful analysis of the data collected out of this process can be put to effective use in the decision-making process. ठीक है, रुक जाइए। ओके। अब ये जैसे अल्टरेशन हम लोग क्लियर है, अल्टर करना है, कन्वर्ट करना है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है। इंस्पेक्शन जो वर्ड है, अब एक मिनट रुकिए, स्टॉप शेयर। हाँ, ये नीरज, मेरा ये सिंपल सा सवाल है दोस्त, इंस्पेक्शन वर्ड पे डिस्कशन हम लोगों को करना है ना? तो इंस्पेक्शन जो हम लोग करते हैं वो मतलब किस लिए करते हैं, मतलब क्या उद्देश्य है इंस्पेक्शन करने का? इंस्पेक्शन करने का क्या उद्देश्य? सर ये उद्देश्य है कि सर जो हम लोग जिसके लिए गोल को हम लोग कितने टाइम में अचीव कर पाएंगे, जो वर्क हो रहा है वो इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहीं पे मतलब सर ज्यादा टाइम ज्यादा कॉस्ट तो नहीं लग रहा है, फिर कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए।
चल, ये एक पहलू हुआ, ये एक पहलू हुआ कि काम ठीक से। तो इंस्पेक्शन में ये भी तो बात आ सकती है ना नीरज और हुस्ने मुआब, कि जो भी आप मौजूदा फिलहाल जो आप इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप इनपुट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनपुट का जो क्वालिटी है और जो फॉर्म है, इनपुट इंग्रेडिएंट का जो फॉर्म है, हो सकता है उसमें भी अगर कुछ और बेहतरी हो जाए, कुछ बेहतरी हो जाए, तो मेरा प्रोडक्ट और बेहतर बन जाएगा। इंग्रेडिएंट sir. अगर बेहतर हो जाए, उसको भी निकालना है। अभी मौजूदा जितना भी हम इनपुट ले रहे हैं, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ पीपल एंड, उसको भी तो इंस्पेक्शन करना है ना, उसमें भी तब्दीली लाना पड़ेगा। यस सर। अच्छा ठीक है, तो हमको आप एक आदमी हमको खोज के बताइए कि कोकिंग कोल क्या होता है। कोकिंग, COKING, ये देखिए तो क्या होता है कोकिंग कोल, अगर हम सही बोल रहे हैं तो। कोकिंग कोल और नॉर्मल कोल, नॉर्मल कोयला, नॉर्मल कोयला जो अपना झारखंड में है, मतलब कोयला का पहाड़ है, उसको ब्लास्ट किया गया, कोयला तोड़ा गया, ठीक है, उसके बाद वो और कोकिंग कोल, इसमें क्या फर्क है, इसमें इन दोनों में क्या फर्क है, इसको बताइए। इधर इधर, तुम कहाँ टहल रहे हो, क्यों टहल रहे हो इधर उधर, क्लास नहीं तुम्हारा, कितने बजे क्लास है, कितना बज रहा है, तुम यहीं बैठो, बैठ जाओ तो तुम, बैठ जाओ तुम। हाँ, नॉर्मल कोल और ये अमन, माय फ्रेंड, रोल नंबर 2 अमन, नॉर्मल कोल एंड कोकिंग कोल, इसमें क्या फर्क है। देवराज सिंह माय फ्रेंड, प्लीज जवाब दीजिए, गूगल में सर्च कीजिए ऑफ कोर्स। सर स्टील मेकिंग में फ्यूल के रूप में काम आता है। ना, वो तो दोनों काम आ सकता है, इसमें क्या है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, दोनों कोयला ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये बताइए हमको। इसका क्वालिटी सर बेहतर होता है। बेहतर का सर पैमाना क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन सर। सर हाँ तो हुआ, मतलब हुआ क्या ये बताइए ना। सर एक एब्सेंस ऑफ एयर में सर, मतलब एक एयर में रेसिड्यू अच्छा ठीक, ठीक है, ओके फाइन। तो थोड़ा सा कोकिंग हमको, कोल सर जल्दी फ्लेम में बदल जाता है सर, जल्दी में मतलब जल्दी में फ्लेम में बदल जाता है कोकिंग कोल। अच्छा हमको अब ये सर्च करके बताइए कि जैसे कोयला जो जल रहा है, कोयला जला, उसके बाद राख बनेगा, एशेस बनेगा ना, राख। यस सर। तो कोयला जो नॉर्मल कोयला अपना झारखंड वाला जो कोयला है, उसमें कितना राख, कितना परसेंटेज राख बनता है, और कोकिंग कोल में कितना परसेंटेज राख बनता है, एशेस, इसको बताइए। या डेंसिटी के हिसाब से सर्च कीजिए, डेंसिटी, ये जो अपना कोयला है, पुराना वाला जो नॉर्मल कोयला है, उसका डेंसिटी क्या है, और कोकिंग कोल का डेंसिटी क्या है, डेंसिटी, और एशेस का कितना परसेंट एशेस। प्रियाराज, प्रियाराज, आदर्श माय फ्रेंड, आदर्श राज, डीपी आपने बहुत अच्छी लगाई, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं आप कॉलेज के ड्रेस में। आदर्श राज, सर 1.1 टू 1.5 मेगाग्राम्स पर क्यूबिक है सर इसका कोकिंग कोल का। और अपना नॉर्मल कोयला का, नॉर्मल कोयला का, रागिनी, कुछ परसेंटेज निकाल के बताइए, कोकिंग कोल एंड नॉर्मल कोल जो है। हाँ चलिए शॉर्ट करते हैं, अब ये वक्त हो जाएगा। उसमें 30 से 35% राख निकलता है बाबू, 30 से 35% एशेस निकलता है जो नॉर्मल कोयला है, और इसमें मतलब कि ना 1 to 5% निकलता है। फर्क समझ में आया क्या हुआ, ये दोनों परसेंटेज में फर्क समझ में आया क्या हुआ रिशांत, फर्क समझ में आया। यस सर। ये चूंकि जलने के बाद ज्यादा राख अगर निकल रहा है, ज्यादा ऐश निकल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा है, ठीक है, और परफॉर्मेंस कम है, परफॉर्मेंस कम है।
ठीक है। और इग्निशन जो है ना, जैसे जो क्या कहते हैं उसको, मतलब मेल्टिंग पॉइंट या जो भी कहिए, जो जलने का जो प्रोसेस है, तो ये टाइम लगता है, टाइम ले रहा है आपका उस हीट को उतना जनरेट करने में, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है। और कोकिंग कोल, अच्छा अब ये बताइए कोकिंग कोल कैसे बना। पहले तो राख का हमने बता दिया कि नॉर्मल कोयला जो है रिशान हमेशा वो 30 से 35% राख निकलता है इसमें जलने के बाद, ठीक है। और कोकिंग कोल में क्या है कि बाबू 1 to 5% है। अच्छा, कोकिंग कोल बनता कैसे है? कोकिंग कोल बनता कैसे है? फिल्ट्रेशन से सर, फिल्ट्रेशन से, जब निकल फिल्ट्रेशन से सर। फिल्ट्रेशन से, अच्छा ठीक है। हमको लगता है कि एज पर माई लेस नॉलेज, मतलब बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है हमको, ये जो अपना कोयला है ना, इसको मेल्ट किया जाता है, ठीक है। और मेल्ट करने के बाद स्लैब बनाया जाता है केक फॉर्म में, केक, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका कोकिंग कोल है, ये जल्दी इग्नाइट होता है और ज्यादा बेहतर हीट ना आपका जनरेट करता है। तो आपका जो स्टील जो इंडस्ट्री है, जो आपका आयरन स्टील इंडस्ट्री, उसमें हीट का बहुत बड़ा रोल है कि जल्दी वो गर्म हो जाए नॉल, ठीक है। तो अब इंस्पेक्शन की जो बात चली थी हम लोगों के डिस्कशन में, तो इंस्पेक्शन में सिर्फ ये इंस्पेक्शन नहीं करना है कि भाई जो भी प्रोसेस चल रहा है वो ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा, नहीं, वो तो कॉमन सी बात हो गई, ठीक है। उसके बाद ये भी चेक करना है नीरज कि भाई जो भी इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कितना रेसिड्यू निकल रहा है, उसमें कितना रेसिड्यू, रेसिड्यू समझते हैं ना, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट। तो ज्यादा अगर वेस्ट हो रहा है, वेस्ट निकल रहा है, इसका मतलब है कि मेरा क्वालिटी ऑफ जो इनपुट है वो बेहतर नहीं है, सिंपल। तो उसका भी इंस्पेक्शन करना है, उसका भी इंस्पेक्शन करना है और बेहतर इंग्रेडिएंट का चुनाव करना होगा, सो दैट कि मेरा काम करने में फर्क पड़ जाए। इस एग्जांपल से समझ में आया ऑपरेशन मैनेजमेंट? इस एग्जांपल से ऑपरेशन मैनेजमेंट समझ में आया? हाँ, क्वालिटी ऑफ जो रॉ मटेरियल है वो बहुत डिपेंड करता है बाबू आपका फिनिश गुड्स पे। अगर बेहतर होगा तो बेहतर नतीजा निकलेगा, एज सिंपल एज दैट। और अगर गड़बड़ी होगी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो हर सॉरी नीरज क्या बोल रहे थे नीरज हम? सर नीरज हम क्या? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाँ, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है ना बाबू, वो आप कीजिए रॉ मटेरियल जो इनपुट है ना उस पर रिसर्च कीजिए कि और बेहतर से बेहतर रिसर्च इंग्रेडिएंट को चुनाव किया जाए जो कि मैन्युफैक्चरेबिलिटी को स्थापित करे, एज सिंपल एज दैट। दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है। राइट फ्रॉम द नॉर्मल कोल टू द कुकिंग कोल। तो उसमें बहुत सारी चीज है जो आप बोलेंगे कि सर बहुत महंगा पड़ेगा, तो महंगा पड़ेगा जरूर, लेकिन एक्चुअली वो लॉन्ग रन में आप देखेंगे ना तो वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अगर हम बात करें तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज ऑल अबाउट 100% यूटिलाइजेशन या मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन। मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन, तो मैक्सिमाइज कैसे होगा? जब जल्दी हीट जनरेट होगा तो आयरन और जल्दी मेल्ट करेगा, ठीक है, और मेल्ट करके वो आयरन में कन्वर्ट होगा, फिर स्टील में कन्वर्ट होगा। अब ये जो नॉर्मल जो इंग्रेडिएंट है ये टाइम ले रहा है मेल्ट करने में, यही है ना। तो ज्यादा से ज्यादा जो रिसर्च है, ठीक है, वो आपको करना है जो इंग्रेडिएंट्स है उस पर, कि उसमें और बेहतर से बेहतर क्या इंग्रेडिएंट लाया जाए कि मेरा आउटपुट और फास्ट हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली जो डिजायर्ड जो वर्ड आया डिजायर्ड, तो डिजायर्ड इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो अगले का डिमांड है। और इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन, मैक्सिमाइजिंग। तो प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कैसे होगा? जब आप इंग्रेडिएंट बेहतर इस्तेमाल करेंगे तब ज्यादा होगा, जब प्रोसेस फास्ट हो जाएगा तो मैक्सिमाइज प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बस यही हमको बोलना था। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये सिंपल एग्जांपल। यस सर। नया सिंह, यस सर। नया सिंह, नॉर्मल कोल एंड कोकिंग कोल, इसका और भी आप Yes, sir. देख करके हमको बताइएगा, मेरा नॉलेज बढ़ाइए, ठीक है, कि इसमें क्या और इसको इसका इंपोर्ट कहाँ से होता है, मतलब इंडिया में कितना बनता है कुकिंग कोल। जितना भी जो अपना देवराज, जितना भी जो अपना स्टील प्लांट है ना, मतलब जमशेदपुर में है, इसमें उड़ीसा में है और भी मुख्तलिफ जगह में है, ठीक है। तो उसमें जो देखिए कुकिंग कोल कहाँ से आता है, बनता कहाँ है,
ये हमको सर्च करके बताइएगा कल, या अभी कुछ सर्च कर सकते हैं क्या? अभी कुछ सर्च कर सकते हैं क्या कि कुकिंग कोल कहाँ बनता है और इंपोर्ट भी होता है क्या? इसको जरा सर्च कीजिए। सर्च कीजिए इसको। हुस्न मुआब। यस सर। निखिल माय फ्रेंड, निखिल माय फ्रेंड, यस सर। सर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बिहार। अच्छा, और इंपोर्ट कितना होता है? किस कंट्री से इंपोर्ट होता है? इंपोर्ट सर एक्सपोर्ट होता है सर इंडिया से। नहीं यार, तुम कोयला का बात कर रहे हो, जो नॉर्मल कोयला है ना, तुम उसका बात कर रहे हो। हम कुकिंग कोल का बात कर रहे हैं। उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है कितना है, और उसका जो इंपोर्ट भी होता है, कहीं बाहर से बन के आता होगा, वो जानना चाह रहे हैं। सर धनबाद में होता है सर, झारखंड में। मतलब कुकिंग कोल वहां बनता है? सही होता है, धनबाद में होता है सर, तो झारखंड। अच्छा, देखो तो चाइना से कितना इंपोर्ट होता है इंडिया में कुकिंग कोल? चाइना से कितना इंपोर्ट होता है? 75 मिलियन टन्स। 75 मिलियन टन चाइना से इंपोर्ट होता है ना? विक्रम? यस सर, इंडिया में 46 ही होता है सर। नहीं तो 46 और 75 क्या हुआ? 46 डेविएशन हो गया। 3.57 नहीं मिलियन टन। अंकित फिर से बोलो, आवाज नहीं आई तुम्हारी। 3.57 मिलियन टन कुकिंग, जो कुकिंग कोल होता है वो चाइना से आता है। चाइना से आता है। इंडिया में प्रोडक्शन कितना होता है? इंडिया में इसका प्रोडक्शन कितना होता है? इंडिया में प्रोडक्शन कितना होता है? आदर्श, आदर्श राज। यस सर। हाँ बोलो ना। ये कुकिंग कोल इंडिया में कितना प्रोड्यूस होता है? कितना टन प्रोड्यूस होता है? अप्रॉक्स 51.84। 51.84 मिलियन टन। यस सर, 2018 से 19 का डेटा है। अच्छा, और चाइना से होता है 3 पॉइंट समथिंग, है ना? यस सर। ओके फाइन, चलिए खैर, इसका और भी कुछ पता कीजिएगा कैसे क्या फंक्शन है। तो आज का डिस्कशन बस यही था। आज का डिस्कशन यही था कि इंग्रेडिएंट जो है उसका इंस्पेक्शन हमको करना है, ना कि हम प्रोसेस का इंस्पेक्शन बाद में करेंगे। प्रोसेस का इंस्पेक्शन बाद में। ठीक है, पहले इंग्रेडिएंट का इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी है। सर हाँ बोलो, बोलिए। सर इंटीग्रेट सर जो बोल रहे हैं सर, वो अल्ट्रेशन में भी तो कर सकते हैं। अल्ट्रेशन तो प्रोसेस हो गया ना बॉस। स्टील शीट को, उसमें स्टील शीट को हम ऑटोमोबाइल का कंपोनेंट में एग्जांपल दिया हुआ है ना। सर इसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी ए फिजिकल चेंज इन इनपुट टू प्रोड्यूस टेंजिबल गुड, उसमें भी तो कर सकते हैं सर। नहीं तो हम ये बात कर रहे हैं कि अल्टरेशन से पहले का प्रोसेस। अल्टरेशन तो है कि मेरे पास शीट आ गया है ना, शीट आ गया, अब वो शीट को हमको कन्वर्ट करना है कंपोनेंट्स में, ये अल्टरेशन हो गया। हम कह रहे हैं कि अल्टरेशन जो शीट आया है ना, शीट, वो शीट क्वालिटी और कुछ बेहतर कर सकते हैं क्या? ये शीट क्या एप्रोप्रिएट है, मतलब क्वालिटी इसकी सारी चीज सब कुछ परफेक्ट है, या कोई और शीट हम रिप्लेस इससे कर सकते हैं, उसका इंस्पेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब अल्टरेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के पहले का प्रोसेस, और वहां पे कंटिन्यूअस रिसर्च चलता रहेगा कि और बेहतर शीट, और बेहतर शीट, और बेहतर शीट। तो जितना बेहतर शीट होगा नीरज, उतना अल्टरेशन प्रोसेस जो है ना फास्ट हो जाएगा।
इसका मतलब जो कंपोनेंट हम बना रहे हैं, कंपोनेंट जो हम बना रहे हैं, वो नंबर ऑफ कंपोनेंट जो बढ़ जाएगा, क्योंकि और बेहतर शीट आएगा तो जल्दी कन्वर्ट हो सकता है, उसका कटिंग बेहतर हो सकता है, बेहतर हो, उसको ट्रांसफॉर्म करना और बेहतर हो, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो। तो मान लीजिए कि जो प्रीवियस जो प्रेजेंट शीट है उससे हम एक दिन में आपका 10 कंपोनेंट बनाते हैं, अगर बेटर क्वालिटी शीट लेंगे तो हो सकता है उससे 20 कंपोनेंट बनाने लगे, तो 20 कंपोनेंट हो गया मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, उतने ही लेबर में, उतने ही टाइम में, उतने ही एनर्जी में। इट रियली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इनपुट जो आप जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म कर सके, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यस सर। चलिए, फाइन, टू बी कंटिन्यूड। एंड अटेंडेंस ले लिया है इन्होंने, अंकित आपने अटेंडेंस ले लिया है? हाँ सर ले लिया। ठीक है, बस आज का ये बात पे हम इतना ज्यादा एम्फसाइज इसलिए कर रहे हैं कि शुरू में आप जितना सख्ती आप बरत लीजिए, ठीक है, तो आगे बहुत सफर आसान हो जाएगा। शुरू में अगर आपने ढिलाई दे दिया तो आगे का पूरा सफर बाबू चौपट हो जाता है, ठीक है, पूरा चौपट हो जाता है। तो पहले आप ज्यादा रिसर्च कीजिए, ज्यादा प्लानिंग कीजिए, ज्यादा ऑप्शन सब चीज कीजिए, मतलब पूरा ब्रेन 24 घंटा लगाइए, ठीक है, उसके बाद फिर आपका आगे का सफर बहुत आसान हो जाता है। दैट्स इट। देवराज क्लियर है ना? ये देवराज क्लियर है? यस सर। ओके, संभव माय फ्रेंड, संभव माय फ्रेंड। यस सर। हाँ, ये बात आज की क्लियर रहेगी? यस सर। आपका जो शॉप है उस पे जो मॉडल आप सिलेक्ट करते हैं, जो जो यूनिट आपको बेचना है, ठीक है, उस पे पूरा दिमाग लगाइए, ठीक है। अगर बेहतर मॉडल सिलेक्ट हो गया, ठीक है, तो फिर आगे का सफर आपके शॉप का आसान हो जाएगा, आसानी से वो